देश में महंगाई कम हो गई है, कम से कम सरकार के आंकड़े तो यही बताते हैं। हाल ही में एनएसओ की तरफ से भारत में रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर के आंकड़े जारी किए गए और ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में महंगाई जो है वो पिछले 5.5 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से डिटेल तरीके से चर्चा करेंगे कि आंकड़े क्या बताते हैं, किन चीजों की कीमत जो है वो कम हुई है, किन चीजों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ साथ इन आंकड़ों के क्या निहितार्थ हमारे सामने निकल करके आ सकते हैं। और साथ ही हम वीडियो के अंत में सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पर भी चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हमारी खबर क्या है। तो खबर की यदि आप बात करें, खबर हमारी यही निकल करके आई है कि एनएसओ की तरफ से जो डेटा यहाँ पर जारी किया गया है वो डेटा ये बताता है कि भारत में मार्च महीने में जो आपकी खुदरा महंगाई थी यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, जो रिटेल इन्फ्लेशन था, वो घट करके 3.34% के आसपास पहुंच चुका है, जो कि पिछले 5.5 वर्षों का आप कह सकते हैं सबसे निचला स्तर है। अगर आप देखें फरवरी के महीने की अगर आप बात करें यानी कि इस महीने से पिछले महीने की अगर आप बात करें, हम मार्च महीने के डेटा का जो है अध्ययन कर रहे हैं। आप फरवरी के महीने से अगर आप कंपेयर करें तो भी आपको यहाँ पर गिरावट नजर आई है। फरवरी के महीने में जो महंगाई थी वो 3.61% के आसपास थी, जो कि अपने आप में सबसे निचला रिकॉर्ड स्तर था। और मार्च के महीने में महंगाई ने और निचला रिकॉर्ड स्तर जो है बना दिया है। अब सवाल ये उठता है कि महंगाई जो कम हुई है उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं। तो रीजंस की अगर आप बात करें, जो सबसे मेन रीजन है वो ये है कि भारत में फूड इन्फ्लेशन में गिरावट आ रही है, यानी कि जो हमारी खाद्य मुद्रास्फीति है उसमें गिरावट आई है। डेटा की अगर आप बात करें तो भारत में खुदरा खाद्य मूल्य सूचकांक जो है वो पिछले 3 वर्ष के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। क्या है स्तर? 2.7% के आसपास। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है हर साल जो है जारी होता, सॉरी हर महीने जारी होता है। तो आपको डेटा को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, आपको केवल पैटर्न याद रखना है। और फिलहाल हमारी इकोनॉमी में पैटर्न ये है कि पिछले 2-3 महीनों से अगर आप देखें, खासतौर पर पिछले 3-4 महीनों से अगर आप डेटा उठा करके देखें, तो भारत का रिटेल इन्फ्लेशन लगातार आपको कम होता हुआ नजर आएगा और फूड इन्फ्लेशन भी उसमें जो है गिरावट आपको नजर आ रही है। आरबीआई द्वारा 2 बार जो हमारा रेपो रेट है उसमें 0.50% की कटौती की गई है, यानी 50 बेसिस पॉइंट की कटौती जो है पहले से ही हो चुकी है। और उम्मीद है कि जिस तरह का इन्फ्लेशन का डेटा निकल करके आ रहा है उस डेटा की वजह से आगे भी आपको और ज्यादा रेपो रेट में कटौती देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने खबर में देखी कि खबर क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए, पहले सूचना पर बात कर लेते हैं फिर और डिटेल से इस खबर को डिस्कस करेंगे। सूचना ये है कि हमारा दृष्टि लर्निंग ऐप जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो हमारे 2 कोर्सेज हैं, हिंदी और इंग्लिश के जीएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स जो हैं उन पर फिलहाल आप इस एआई के फीचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो जैसे एक फीचर आपको इसमें मिलेगा कि एआई समरी आपको मिल जाएगी। जो भी आपके लंबे लेक्चर्स हैं, 2 से 3 घंटे के जो लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स की, उन वीडियोस की समरी आप बहुत संक्षेप में प्राप्त कर सकते हैं। तो अब इससे आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने एक बार वीडियो देखी, वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट समझे और उसके बाद आप जो है उस पीडीएफ की समरी से रिवाइज कर सकते हैं। पॉइंट वाइज रिवीजन आपको मिल जाएगा। क्विक आपको एआई से क्विज भी देखने को मिलेगी, यानी कि आपने जो कॉन्सेप्ट समझे हैं, जो वीडियो देखी है, उस वीडियो के आधार पर आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। आस्क मी अ क्वेश्चन का भी एक फीचर आपको मिलेगा, यानी कि वीडियो देखते हुए कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है समझने में, तो आप एआई से सवाल भी पूछ सकते हैं और एआई आपको विस्तार से उस विषय के बारे में जानकारी प्रदान कर देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। और अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो हमारे ऑनलाइन जीएस फाउंडेशन कोर्स हैं, हिंदी और इंग्लिश, किसी को भी आप ओपन कीजिए, डेमो कोर्स को ओपन कीजिए और वहां पर आप जो है इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका फीचर हुआ। बढ़ते हैं आगे। और किन वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है उसकी अगर आप बात करें तो याद रखिए डेटा मार्च महीने का है। तो सब्जियों की अगर आप बात करें, सब्जियां जो है लगातार दूसरे महीने 7% की गिरावट सब्जियों की कीमतों में दर्ज की गई है। टमाटर की कीमतें कम हुई हैं, 35% की गिरावट आई है। पिछले महीने फरवरी में 29% की गिरावट आई थी। अंडे की कीमत में 3% की गिरावट। दाल व जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी कीमत में 0.2% की गिरावट है। आलू की अगर आप बात करें तो मार्च में केवल आलू की जो कीमतें हैं उसमें 2.3% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पिछले महीने अगर आप देखें तो पिछले महीने आपका 26% की बढ़ोतरी हुई थी फरवरी में आलू की कीमतों में, यानी कि इस बार बढ़ोतरी की जो दर है वो काफी ज्यादा कम हो गई है और उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में आलू की जो प्राइस है वो कम होते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिनकी कीमतें कम हुई हैं।
कुछ प्रोडक्ट और हैं, कुछ चीजें हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हैं। उनकी अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा फलों की जो कीमत है, फल की कीमतों में महंगाई आपकी अभी भी जारी है। फल की कीमतें अभी भी महंगी बनी हुई है। एडिबल ऑयल की कीमतें महंगी बनी हुई हैं। वेजिटेबल्स में अगर आप देखें तो प्याज जो है, उसकी अनियन की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ी हुई आपको नजर आ जाएंगी। लेकिन वृद्धि दर में जरूर कमी हुई है। इस महीने जो वृद्धि हुई है वो 19% के आसपास थी। फरवरी महीने में जो वृद्धि हुई थी वो 30% के आसपास थी। फिर आपका ईंधन और प्रकाश जो है, यानी कि एनर्जी सोर्सेज जो है, उनके जो प्राइस हैं वो भी कम हुए हैं। और पहली बार सितंबर 2023 के बाद से ये 1.48% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। तो हमने कुछ देखे, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं आपके जहां पर कीमतें कम हुई हैं, और कुछ क्षेत्र आपके ऐसे हैं जहां पर कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हैं। तो इन क्षेत्रों की हमने बात कर ली है, इस विषय को हमने देख लिया है। संभावित प्रभाव की अगर आप बात करें कि जो डेटा यहाँ पर हमारे सामने निकल करके आया है, उसका इम्पैक्ट क्या आपको देखने को मिलेगा, उसका प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा। तो प्रभाव अगर आप देखें, सबसे पहले आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है, उस पर आपको इस पूरा जो डेटा निकल करके आया है उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गिरावट से आरबीआई को आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिल सकता है। देखिए, इकोनॉमी में भारत की खासतौर पर अगर आप बात करें तो दो फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आरबीआई के लिए मेन संकेतक के तौर पे काम करते हैं। एक फैक्टर है आपका इन्फ्लेशन, जिसको आप सामान्य भाषा में महंगाई भी कहते हैं। और अगर महंगाई आपको नहीं पता है क्या है, तो महंगाई पर एक बहुत ही सिंपल, एक सरल सी वीडियो, बहुत एक्सप्लेन करने वाली जो वीडियो है वो हमने बनाई है। चैनल पर जाकर के आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो एक इंडिकेटर है आपका महंगाई, और दूसरा इंडिकेटर है आपका ग्रोथ। तो आरबीआई का मेन काम क्या है? आरबीआई का मेन काम है इन्हीं दोनों चीजों को बैलेंस करके रखना, इन्हीं दोनों चीजों का संतुलन बना करके रखना। ना तो महंगाई ज्यादा हो, बेसिकली ग्रोथ तो चाहे कितनी भी हो, ग्रोथ तो हम 10% भी प्राप्त करें, लेकिन वो मुश्किल है थोड़ा। तो इसको सस्टेन करके रखना और इसको बैलेंस करके रखना, ये आरबीआई का क्या है? आरबीआई का मेन काम है। तो ये हमने दो इंडिकेटर्स देखे। अब इन्फ्लेशन को तो हमने कंट्रोल कर लिया है। इन्फ्लेशन को हम जो है 2 से 4%, 6% के बैंड में बना करके रखा है। ग्रोथ को हमें और ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि डेटा ये बताता है कि पिछले कुछ समय में भारत की जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा कम हो रही है, और इसको बढ़ाने की जरूरत है, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया एक अनसर्टेनिटी से गुजर रही है। तो इस तरह का जो डेटा निकल करके आया है, वो डेटा आरबीआई को रूम देता है, वो डेटा आरबीआई को अवसर देता है कि आरबीआई इस पूरे डेटा के आधार पर ग्रोथ पर और ज्यादा फोकस कर सकती है, और इन्फ्लेशन को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या जो है वो वर्तमान समय में इकोनॉमी में नहीं है। तो अब ग्रोथ पर फोकस किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई अपना अकोमोडेटिव स्टांस जो है उसको बरकरार, उसको जारी रख सकती है। तो एक तो ये इम्पैक्ट हुआ। दूसरा इम्पैक्ट, इसमें ब्याज दरों में कटौती आपको देखने को मिलेगा। रेपो रेट और ज्यादा भविष्य में जो है कम हो सकती है। अभी वर्तमान समय में हमने देखा कि आरबीआई ने अपनी पिछली दो जो मॉनेटरी पॉलिसी जो मीटिंग्स थी, उन मीटिंग्स के दौरान जो रेपो रेट है उसमें कटौती की थी, और टोटल 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है। लेकिन उम्मीद है कि कटौती भविष्य में और ज्यादा हो सकती है। फिलहाल हमारा जो रेपो रेट है वो 6% के आसपास बना हुआ है, और उम्मीद है कि इसमें और ज्यादा कटौती करके इसको 5% या 5.2% के आसपास लाया जा सकता है। तो रेपो रेट में भी कटौती आपको देखने को मिल सकती है। आम जनता, उपभोक्ता और ऋण पर भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब रेपो रेट में कटौती होगी तो इसके परिणाम स्वरूप बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ईएमआई पर, वो इंटरेस्ट भी कम होगा, ईएमआई भी आपको कम होती हुई नजर आएगी। तो उपभोक्ताओं को भी इसकी वजह से राहत जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखें तो निम्न वर्ग पर आपको एक दबाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने देखा कि अभी भी बहुत सारी चीजों की कीमतें हैं जो बढ़ी हुई हैं। जैसे हमने देखा कि फलों की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। इसके साथ साथ आपका एडिबल ऑयल जो है, जिसको खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमतें काफी बढ़ी हैं। प्याज की कीमतें बढ़ी हुई हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हुई आपको नजर आएंगी। तो इसकी वजह से जो हमारा लोअर क्लास है, मिडिल, जो आपका निम्न वर्ग है या लोअर मिडिल क्लास है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको नजर जरूर आ सकता है। तो ये कुछ संभावित प्रभाव हमने देखे इस पूरे डेटा के, इस पूरे आंकड़े के। नीतिगत सुझाव क्या हो सकते हैं, क्या समाधान यहाँ पर, हम क्या उपाय किए जा सकते हैं वर्तमान समय में? तो सबसे पहला उपाय यही है कि रेपो रेट कटौती का लाभ जो है उपभोक्ताओं तक पहुंचाना जरूरी है। आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। भविष्य में और कटौती हो सकती है 50 बेसिस पॉइंट की। लेकिन ये आरबीआई कटौती कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आरबीआई जो कटौती कर रहा है, उस कटौती का जो रिजल्ट है वो आम उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो फिर इकोनॉमी को बढ़ाने में आप योगदान नहीं दे पाएंगे। तो आरबीआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर आरबीआई इस संबंध में प्रयास कर रहा है तो वो प्रयास ग्राउंड लेवल पर भी आपको देखने को मिले। तो आरबीआई जो रेपो रेट में कटौती की गई है वो उपभोक्ताओं तक पहुंचे, ये वाणिज्यिक बैंकों को सुनिश्चित करना पड़ेगा।
फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती है वर्तमान समय में वो डिमांड को बढ़ाने को लेकर के है। तो आरबीआई भी लगातार कोशिश कर रही है कि डिमांड को बढ़ाया जाए। रेपो रेट में यहाँ पर कटौती की गई है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बीते दिनों आरबीआई की तरफ से कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। सरकार ने अपने रिसेंट बजट में जो इनकम टैक्स का स्लैब्स हैं उनमें चेंज किया था, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन को बढ़ाया था काफी ज्यादा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। सरकार और योजनाएं चला सकती है, सरकार और खर्च जो है उसको बढ़ा सकती है। फिर एक जो बड़ी समस्या वर्तमान समय में हमारी इकोनॉमी में है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर के है। हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला को सुधारने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा जो नुकसान है हमारे किसानों को वो आपूर्ति श्रृंखला की वजह से होता है, सप्लाई चेन की वजह से होता है, और इसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, या खाद्य तेल हो गया, तो इनकी जो सप्लाई है उसकी सप्लाई को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। और अगर आप सप्लाई को बेहतर करते हैं तो फिर आप इनकी प्राइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सप्लाई को यहाँ पर बेहतर बनाने की जरूरत है। तो ये नीतिगत सुझाव हमने देखे। अब अंत में मुद्रास्फीति को मापा कैसे जाता है, दो विधियां इसकी होती हैं, हमने पहले ही बात की थी। एक आपका सीपीआई है, एक डब्ल्यूपीआई है। सीपीआई की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर आप बात करें तो ये सामान्य उपभोक्ताओं द्वारा जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं या जो खरीद बिक्री होती है उसकी कीमत में बदलाव को मापता है। जैसे सामान्य तौर पर आप और मैं जो सामान खरीदते हैं, अगर कल को कोई सामान हमको जो है 5 रुपए में मिलता था, अब बढ़कर के 10 रुपए में मिलता है, तो हम सामान्य उपभोक्ता हैं, हमें जो महंगाई महसूस होती है उस महंगाई को मापा जाता है सीपीआई के माध्यम से। इसको आप रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि जो खुदरा लेवल पर देखने को मिलता है। आम जनता इसकी वजह से सीधे प्रभावित होती है, और इसको जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत एनएसओ द्वारा, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। दूसरी तरह का आपकी जो विधि होती है उसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, यानी कि डब्ल्यूपीआई कहा जाता है। अब डब्ल्यूपीआई का मतलब ये है कि जो बड़े होलसेल जो सेलर्स हैं या परचेजर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको जो प्राइस चेंज महसूस होता है वो कितना रहता है। तो ये बेसिकली थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों को मापता है। मुख्य तौर पर जो आपके व्यापार और उद्योग के लोग हैं उनको ये महंगाई ज्यादा इम्पेक्ट करती है। और एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि बाजार में हमेशा आपको जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो होलसेल इन्फ्लेशन से ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि जो आपका प्राइस बढ़ता है वो आगे आगे जैसे थोक लेवल पर आप देखते हैं तो चीजें थोड़ी सस्ती होती हैं, और आगे आप बढ़ेंगे जब रिटेल लेवल पर जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं। तो हमेशा आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो ज्यादा रहता है किससे, होलसेल प्राइस इंडेक्स से। ये एक ऑब्जर्वेशन आपको याद रखनी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स को जारी कौन करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीपीआई को जारी करता है आपका एनएसओ, लेकिन डब्ल्यूपीआई को जारी किया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय, यानी कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि सीपीआई को कौन जारी करता है और डब्ल्यूपीआई को कौन जारी करता है। सीपीआई को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत एनएसओ जारी करता है, और डब्ल्यूपीआई को जारी किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। एक पॉइंट आप और याद रखिए कि ये जो सीपीआई है, अब आप खुद सोच करके देखिए कि आरबीआई को अगर डिसीजन लेना है, आरबीआई को कोई डिसीजन लेना है कि हमारी इकोनॉमी में महंगाई को कंट्रोल किया जाए या ना किया जाए, अगर आरबीआई ये डिसीजन लेना चाहता है तो इनमें से किसका इस्तेमाल करेगा। जाहिर तौर पर ये जो है आपका उपभोक्ताओं के ज्यादा करीब है, जो कंज्यूमर्स हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो आपका सीपीआई के ज्यादा करीब माने जाते हैं। सीपीआई उनको ज्यादा जल्दी इंपैक्ट करता है। तो सीपीआई को आरबीआई क्या है, अपने बेंचमार्क इंडेक्स के तौर पर, अपने संकेतक के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिस प्रश्न का जवाब आपको देना है। प्रश्न की खास बात यह है कि यूपीएससी ने यह सवाल साल 2020 में अपने प्रश्न पत्र में पूछा था। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि हमारे सामने 3 स्टेटमेंट है जिन पर हमें विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भार थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में अधिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को नहीं मापता, जबकि सीपीआई सेवाओं की कीमतों को शामिल करता है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब डब्ल्यूपीआई को मुद्रास्फीति का मुख्य मापदंड या तथा प्रमुख नीतिगत दरों में बदलाव का आधार जो है बना दिया है। तो इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर वीडियो को करते हैं समाप्त, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।